Say, Dr. Good morning. Yes. Today I'm with Dr. Aslam Khan uh, with us here in the Global College of Law and BLLB का जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है इकोनॉमिक्स का और उसको डॉक्टर साहब डील करते हैं। तो आज मैं डॉक्टर साहब के साथ कुछ बातें करेंगे जो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें छाँटी हैं और जो पढ़ाते हैं क्लास में उन्हीं में से एक है। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इंडियन इकोनॉमी इन 1991 एंड ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने जो नंबर एक कहा है कि जो आर्थिक परिवर्तन हुए 1991 के बाद, जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने नई व्यापारिक नीति के ऊपर दबाव डाला कि नई व्यापारिक नीति, नई प्रौद्योगिक नीति, मौद्रिक सुधार, राजस्व सुधार, पूंजी बाजार में सुधार, न्यू ट्रेड पॉलिसी, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मौद्रिक पॉलिसी बोले तो मॉनिटरी पॉलिसी, रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म है वो है। तो इसके लिए इन्होंने दो इम्पोर्टेंट टूल्स बताए थे, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। कि जब तक लिबरलाइजेशन नहीं होगा और प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन, तीन चीज़ों को पढ़ लें और ये बहुत आवश्यक है। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो औद्योगिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको समझें। साथ ही साथ ग्लोबल शिफ्ट्स इन द पूल्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर, चेंज इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी के चेंजेज हैं से कैपिटल मार्केट में, कैपिटल एंड रिसोर्सेज माने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ें। और दूसरा है जो यूनिट 1 की बात करी उन्होंने, अगेन आई रिपीट, यूनिट 1 में नई व्यापार पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति, मौद्रिक सुधार, राजस्व सुधार, पूंजी बाजार में सुधार, इनको पढ़ लें अच्छी तरह से, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये बहुत काम देगा। नंबर 2 यूनिट है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेज हैं, कैसे क्या क्या होता है, आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एलडीबी का एक स्थापना हुई थी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और इसको फिर नेबार्ड की स्थापना हुई। नेबार्ड एक अपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर के लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्रीकल्चर के लिए क्या रोल है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे यदि बूस्ट नहीं है, इकोनॉमिक बूस्ट नहीं दिया गया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए इकोनॉमिक उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए भूमि सुधार के साथ साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक, नेबार्ड का रोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स इसके थ्रू ऐसे इनपुट के लिए, आपने देखा वो एग्रीकल्चर में इनपुट बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए कई रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ें। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उनका रोल क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, उनका रोल क्या है, नेबार्ड क्या है, नेबार्ड का स्थापना कब हुई, और लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है, उनकी स्थापना क्या कब हुई, क्यों हुई, और इसकी क्या आवश्यकता है, इनका योगदान क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1982 में नेबार्ड बना था और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे है, और हर स्टेट में इसका एक रीजनल ऑफिस है, और हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, जो दूसरे बैंकों के साथ मिलके, लीड बैंक के साथ बैठ के और गवर्नमेंट के सीडीओ के साथ बैठ के ग्रामीण क्षेत्र की जो खेती है उसके विकास के लिए दुनिया की नई नई एक्टिविटीज़ लेके आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसी तरह से लैंडलेस फार्मर के लिए योजनाएं हैं, इसी तरह फार्मर्स के लिए योजनाएं हैं, ग्रीन कार्ड की योजनाएं हैं, कैसे किस तरह से 25,000 तक का लोन है बिना गारंटी के सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड जिसे कहते हैं, नहीं ग्रीन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं ग्रीन कार्ड, अब उसे रुपया कार्ड कह दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत डॉक्टर साहब अच्छे, आपने पॉइंट बहुत अच्छे चाटे। और डॉक्टर साहब तीसरी यूनिट लाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो 1948 की पहली औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी,
और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी कोई ज़्यादा योगदान नहीं था। मिनिस्टर थे उसका। मिनिस्टर थे, पहले मिनिस्टर थे, तो किया होगा, कुछ काम किया होगा। औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और समय समय पर और भी घोषणाएं होती रही, और 1991 में औद्योगिक नीति फिर इसने एक अपना रूप लिया, नई रूप तरह से आया है, और इसमें औद्योगिक विकास बैंक बना, भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना, और इसकी 1964 में आया। इसका नाम था IRDC। IRDC बदल के फिर उसको नाबार्ड कर दिया था, और ये IDBI था, है। हाँ, IDBI। अच्छा, फिर उन्होंने आगे एक यूनिट में बताया है कि जो बिजनेस करते हैं तो किस किस तरह की वो आती है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट तरीके से काम किया जा सकता है। चौथा यूनिट है, और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट मिले, तो ये सिलेबस में भी LLB में है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताया, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा इंडिया का, तब तक कोई वो इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट जीरो हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ें। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत आवश्यक है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे की जाए, और ट्रेडिंग ऐसे की जाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, रेवेन्यू आए, और वो भी फॉरेन करेंसी में आए, जिससे हमारा फॉरेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और इंडियन एक्सपोर्ट सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखा जाए, क्योंकि बिना उसके देखे नहीं हो सकता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब हमारा एटमॉस्फियर बहुत अच्छा होगा, और यहाँ का एटमॉस्फियर के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और तभी बात बनेगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि बाउंड्रीज खत्म की जाए। जो बाउंड्रीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। ट्रेड में बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, बिना बाउंड्रीज के बढ़े आगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि बाउंड्री टूट जाए, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, से रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, बाउंड्री नहीं हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान या दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका जो हमारा करंट अकाउंट है और हमारा कैपिटल अकाउंट है, वो बहुत लिबरल टर्म पे होना चाहिए। व्हेन वी टॉक ऑफ द करंट अकाउंट मीन्स द अकाउंट थ्रू विच वी डू ट्रेडिंग, कैपिटल अकाउंट थ्रू विच वी डू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसकी हमें इसके जो वो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाउंड्रीज क्या होता है, उसमें बाउंड्रीज भी लपेटे रहते हैं और हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाता है। और सरकार को ये चाहिए कि इसको बहुत ही लिबरल करें, लिबरलाइज करें। और फॉरेक्स हमारा जितना बढ़ेगा उतना ही हम अच्छे माने जाएंगे। और फॉरेक्स तब बढ़ेगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, हमारे जो एरिया है बहुत मजबूत होंगे। और हम इंपोर्ट कम करें का मतलब है जो हमें इंपोर्ट में चीज़ें करते हैं हम उनको लोकली प्रोड्यूस करें। हम इसको नहीं कि बाहर से चाइना से मंगाया या कोरिया से मंगाया और इसको लगा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसका अपना पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 5 पॉलिसी हैं और 5 यूनिट्स हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो BLLB के बच्चे हैं इस पर बहुत ध्यान देंगे और इस सारी चीज़ों को समझेंगे। आई विल रिपीट वंस अगेन। यूनिट नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट 1991 में जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बाद ही आए हैं। इसके लिए नई व्यापारिक पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट एंड लेबर का रिसोर्स का किस तरह से वो हो, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स देयर शुड बी नो restrictions. Privatization means private sector should also grow because public sector is not able to cope with the need of the hour. तो उदारीकरण और निजीकरण इसको हिंदी में कहा गया। ये पहला यूनिट है। सेकंड यूनिट एग्रीकल्चर रिफॉर्म का है। इसके लिए भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषता है और कैसे कैसे उसमें कितना हमारा लेबर फोर्स काम करता है, उससे क्या क्या प्रोडक्शन है, उसकी कितना हमारा इससे वो है
कितने लोग वर्क कर रहे हैं, किस किस तरह के फार्मर होते हैं, उसमें किस किस तरह फार्मर्स को हमें वो करना होता है। कृषि की भूमिका क्या है हमारे कंट्री में। हमारा कंट्री 67% पीपल ऑफ आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, और वो कृषि की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। ये जब 67% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हो तो इससे पता चलता है कि हमारी कृषि की भूमिका ऐसी है कि हम रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं कह जा सकते। लैंड रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है जो जिसका कोई यूज नहीं है। ये लैंडलेस लोगों में बांट दी जाए। समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, उनको मुझे पास जमीन नहीं बांटी जाए, और सो दैट वो उसको कमाएँ खाएँ और अपना राष्ट्र के विकास में लगाएँ। और इसके लिए हमें बैंक गवर्नमेंट ने 1964 में एक IRDC बनाई थी, इंडियन रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसको बाद में बदल के 1982 में नेबार्ड कर दिया था। नेबार्ड एक अपेक्स बैंक है जो सारे ग्रामीण क्षेत्र की फाइनेंशियल नीड्स को देखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, कोऑपरेटिव बैंक बने। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसानों को बहुत सी चीज़ें देती है, खाद बीज आदि देती है, और कोऑपरेटिव बैंक से वो पैसा देते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसको पढ़े अच्छी तरह से। थर्ड यूनिट में इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर। उसके बाद समय समय पर इसमें नए नए चेंजेस भी आए हैं, और उस समय जो पहला मिनिस्टर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो पहली बार मैं सुना हूँ इनका कोई योगदान है। बुक्स में मैंने कभी योगदान पढ़ा नहीं, मैंने इकोनॉमी से बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। और जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 1991 से, विशेषकर न्यू रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना जुलाई 74 में, और ताकि इंडस्ट्रीज़ को वो दिया जाए। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी इसको समझें और अच्छी तरह करें। आपका पेपर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सी द चैनल, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ का चैनल, उसको देखें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ही अच्छा रहा। डॉक्टर असलम, ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ